डियर स्टूडेंट, इसके पिछले टॉपिक पर पिछले लेक्चर में हम लोग वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। क्या निकाले थे? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आया था वो आया था B=μ0 Ni/2r। ठीक है। आज हम लोग काम करने चल रहे हैं वही वृत्ताकार कुंडली। ये कहाँ पर था? केंद्र पर। ये कहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था? केंद्र पर। अब हम लोग वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने चल रहे हैं। क्या? अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने चल रहे हैं। और ये ध्यान देना, इस हीलिंग को 3 स्टार मिला है, तो 3 स्टार ऐसे फ्री का तो मिला नहीं होगा, इसको इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग ये अक्ष पर पढ़ चुके थे, अब पढ़ने चल रहे हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो अब देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ये तो हो गया। अब हमको वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर निकालना है। तो देखो अक्ष किसे कहते हैं? मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है। मान लो कि ये कोई वृत्ताकार कुंडली है। क्या है? कोई वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर जाना है। क्या चीज? इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब हम लोगों को उसी मुख्य अक्ष जैसे ये इसके केंद्र से होकर जा रही है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। उसी अक्ष पर इधर कहीं हम लोगों को क्षेत्र निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, इस डेरिवेशन को केवल इसमें समझ लेना। हम लोग इसका डेरिवेशन का नोट बना दिए हैं, वो वीडियो में नोट भी देंगे। जैसे देख लो, मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है। मान लो ये कोई वृत्ताकार कुंडली है, ऐसे कोई वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है। ये क्या है? कोई वृत्ताकार कुंडली है। अब यहाँ ध्यान देना, हमने मान लिया कि ये वृत्ताकार कुंडली r त्रिज्या की है। ये जो वृत्ताकार कुंडली है ये कितने त्रिज्या की है? r त्रिज्या की, और इसका केंद्र O है और त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। त्रिज्या कितना है? कैपिटल R। ठीक है। और हमको क्या निकालना है? देखो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने इसके अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु P ले लिया और इसकी दूरी को x सपोज कर लिया, और इसी पर बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो पहले अपनी स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। हम लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली, कैपिटल R त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली, इस कुंडली की त्रिज्या जरा देखो क्या है। इस कुंडली की त्रिज्या क्या मानो? कैपिटल R। तो लिखोगे कुंडली R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र क्या है? O है। करना क्या है? देखो केंद्र O से x दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखोगे कुंडली के अक्ष पर x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु P है,
एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, जिस पर क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैच कंसीडर कर लिया dl लंबाई को। एक चीज़ और तुमको बताएं, हम इसमें 2 पैच कंसीडर करेंगे, यहाँ एक और पैच कंसीडर करेंगे, अभी बता रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। हमने अब देखो तुम लोगों को मालूम है dl लंबाई के एक पैच के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकाल लें और समाकलन कर दें। तो इसीलिए हमने इस लूप के देखो इसमें धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होगा तो मालूम है, इस पैच यहाँ पर dl एक पैच कंसीडर कर लिया और इस dl पैच की बिंदु P से दूरी जो है वो स्मॉल r है और ये एंगल क्या है, ठीक है। अब इसी पर हम बायो सेवर्ट का नियम अगर लगा देंगे तो dB क्या आएगा, μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान क्या r², ठीक है। लेकिन यहाँ इस dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा r के लंबवत दिशा में होगा, r के किस दिशा में होगा, लंबवत दिशा में होगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ें जो हम लिखें तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, अब नोट में तुम लोगों को मिलेगा इसलिए नहीं समझ, यहाँ पर लिख रहे हैं कितना लिखेंगे हम, देखो अब लिखोगे इसके आगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस वृत्ताकार कुंडली को अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म खंड dl में विभक्त हुआ मान सकते हैं। तो किसी एक खंड dl के कारण P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियमानुसार dB μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r² होगा। लेकिन फिर हम कह रहे हैं जो इस dl लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ये परस्पर लंबवत होगा, जब परस्पर लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, μ0 अपान 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो dB क्या हो गया, μ0 अपान 4 पाई I dl अपान r²। इसको इक्वेशन नंबर चाहिए। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में आप करो, ऐसे किसी एंगल पे था तो ये घटक ये घटक ये होने थे, तो ये देखो किसी कोण पर किसी कोण थीटा पर होने के कारण इसको हम इसके 2 घटक में वियोजित कर देंगे। इस dB का एक क्षैतिज घटक होगा जो dB साइन फाई होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा क्या, dB cos थीटा या cos फाई। अब आगे मेरी बात को और समझो, एक हम कहे थे ना एक पैच और लेंगे, अगर ऐसे r दूरी पर dl लंबाई का एक और पैच लेंगे तो देखो यहाँ ये त्रिज्या है तो इसके कारण भी 90 डिग्री पर मिलेगा, इसको हम dB डैश कहते हैं। जैसे इसके कारण 90 डिग्री मिला वैसे इसको मिलेगा, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो इसके भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक dB डैश cos फाई होगा और क्षैतिज घटक इसी दिशा में चला जाएगा dB डैश साइन फाई। और आगे समझो तो ध्यान से समझते चलो एक एक का, ये देखो ये dB, अब ध्यान देना ये जो dB है ना नोट में सब मिलेगा, ये जो dB है वेक्टर और ये dB डैश जो है ये दोनों बराबर किंतु विपरीत हैं, दिशा अलग अलग है। तो देखो जब ये बराबर हैं तो dB cos फाई और dB डैश cos फाई बराबर होंगे और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो ये एक दूसरे को
जबकि डी बी साइन फाई और डी बी डैश साइन फाई एक ही दिशा में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार नोट में सब मिलेगा। इस प्रकार P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए लिखोगे कि डी बी कॉस फाई और डी बी साइन फाई एक दूसरे के लंबवत किंतु एक दूसरे के विपरीत एवं बराबर हैं, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि डी बी साइन फाई और डी बी डैश साइन फाई एक ही दिशा में है, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, किस बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र B इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई। डी बी परिणामी निकालने के लिए समाकलन कर दिए। अभी देखो डी बी इक्वल टू हम लोग निकाले थे म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, इसको माने थे समीकरण 1। तो ये जो डी बी का मान आया था उठा के इसमें रख दो, उसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से डी बी का मान रखने पर, जो डी बी का मान रखोगे तो देखो b इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये डी बी का मान कितना है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। ये देखो अब सब मैथ है, बहुत आसान काम है। ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, अगर यहाँ हम कुछ नाम दे दें, ए त्रिभुज ए ओ पी में, किसमें, त्रिभुज ए ओ पी में, यहाँ से तुम साइन का मान निकाल सकते हो। देखो साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, कैपिटल आर है, और कर्ण कितना है, देखो स्मॉल आर है। साइन फाई का मान कितना आ गया, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। अगर यह मान हम समीकरण में रख दें तो b इक्वल टू देखो म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई की जगह पर हो जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई और देखो आई कैपिटल आर और इंटू डी एल आई आर स्क्वायर आर, क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक, अब देखो, अब इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का तुम लोगों को कुछ रूल बताएंगे हम, कि अगर b इक्वल टू देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई और आगे क्या, आई कैपिटल आर डी एल बाई स्मॉल आर क्यूब इंटू सॉरी, तो अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तो डी के साथ यल है, तो अगर यहाँ यल होता तो अंदर आ सकता है, बाकी को बाहर आना पड़ेगा, तो बाहर कर दो। b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्यूब इंटू क्या, डी एल। देखो डी एल का इंटीग्रेशन पिछले लेक्चर में यूज किए, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो डी एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल क्या हो जाएगा, बोलो, इंटीग्रेशन डी एल हो जाएगा 2 पाई आर, और b इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 2 पाई कैपिटल आर। ये देखो पाई पाई से कैंसिल, 2 दूनी 4, b इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0, ये देखो आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर क्यूब। फिर आगे ये जो चित्र है, फिर वही चित्र ए ओ पी में, किसमें, ए ओ पी में आर का मान निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा,
अंडर रूट का मतलब 1/2। अगर यह मान हम यहाँ समीकरण में रख दें तो b = देखो क्या आएगा, μ0 I r²/2 और r की जगह पर ये वैल्यू देखो, ये r की जगह पर ये वैल्यू क्या है, r² + x² का होल पावर 1/2 और यहाँ क्यों, तो ये सब मिला जुला के क्या हो जाएगा 3/2। यही तुम्हारा उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, यही तुम्हारा इसके केंद्र मतलब अक्ष पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, सूत्र है। लेकिन यदि तुम्हारी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो b = हो जाएगा μ0 Ni r²/2 कैपिटल R² प्लस स्मॉल x² और 3/2। ये तुम्हारे इसके डेरिवेशन थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब तुम लोगों को हम इसका नोट भी दे रहे हैं। अब जब तुम लोग नोट देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आने वाला है। इसका नोट देख लो तुम लोग, ये तुम लोगों का नोट है। देखो सीधा यही देखो, जैसा आप 1 मिनट समझ लो, सीधा देखो यहाँ लिखे हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। देखो ये कुंडली है, इस कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के कारण बिंदु P पर देखो ये ग्राफ यही समझाए थे। ये देखो ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने dV = μ0/4πIdl/r² है। अब देखो ये जो अनुदिश घटक क्षैतिज घटक की बात कर रहे थे वो ये है। इसके कारण देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B = dV sin phi। यहाँ पर देखो समीकरण 1 से dV का मान रख दिए हैं और फिर आगे चलकर चित्र से sin phi का मान रख दिए हैं और ये फिर आ गया μ0 I dl। तुम लोग जानते हो dl को हम लोग लिख सकते हैं 2πr। b = क्या आ गया μ0 r²। ये फिर r का मान देखो, r का मान रख दिए 3/2। अब अगर तुम्हारी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो ये होगा। अब इस डेरिवेशन को तुम लोग अच्छी तरीके से देखना, 1 बार 2 बार देखोगे समझोगे आएगा। और ये पूरा डेरिवेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ना समझ में आया होगा तो उसको एक बार फिर से पूछना, लेकिन पूरा डेरिवेशन ज़रूर तैयार करना। अब इसके बाद कल